Good morning to all of you. Today we are going to start one another topic of Indian economy. It is rural development. आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जो कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? रूरल मतलब जो ग्रामीण, जिसको हम गांव वाला एरिया बोलते हैं, विलेजेस का एरिया बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट करना। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि डेवलपमेंट को हम किस तरीके से काउंट करते हैं, डेवलपमेंट का एक्चुअल मीन क्या है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज की डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है कि उस डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट हम माइंड में लेके चलते हैं। तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। एग्रीकल्चर इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। पहले हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर की, तो उसमें सिर्फ इतना ही है इंट्रोडक्शन के अंदर कि एग्रीकल्चर क्या है। एक बहुत ही खास हमारा सोर्स है लाइवलीहुड का, ठीक है, इन रूरल सेक्टर के अंदर। तो इसी टॉपिक के ऊपर महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा था, तो उनकी क्या सोच थी या उनका क्या कहना था? रियल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया डिडंट मीन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर। यानी कि महात्मा गांधी जी इस चीज को बिलीव करते थे कि अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो प्रोग्रेस सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के साथ ही नहीं जुड़ा है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही हम प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, बट मेनली द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो उसके लिए हम प्रोग्रेस तभी बोलेंगे अगर सही मायने में हमारे जो गांव है, विलेजेस है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो। ठीक है, तो उस चीज को हम मान के चलते हैं। सो ये जो आइडिया है, दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट, तो इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? एक सेंटर मानते हैं। सो दिस आइडिया इज अ सेंटर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो जब भी हमें लगता है हमने अपने कंट्री की डेवलपमेंट करनी है, तो उस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमारे नेशन को डेवलप करने के लिए हमारे विलेजेस को डेवलप करना जरूरी है। तो ये आइडिया था हमारे यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने जो सामने रखा था। ठीक है, ये एक पास का एक पॉइंट है जो कि कई बार आपको इन शॉर्ट में आ भी सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में कोई भी ऐसा पॉइंट है तो मैं आपको करवाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि आपको कोई भी एमसीक्यू बन के क्रिएट हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये सोच जो है उनकी क्यों क्रिएट हुई थी, हम यहाँ पे क्यों मानते हैं कि जो रूरल डेवलपमेंट है वो जरूरी है। तो अगर नेशन को बढ़ाना है, अच्छा करना है आगे इकोनॉमी को, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट जरूरी है। ऐसा क्यों बोला जाता है? तो उसका एक रीजन है कि वाई वी हैव टू सी अ डेवलपमेंट रूरल इंडिया। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास काउंट करें कि जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, उसमें 3/4 जो पार्ट है इंडिया की पॉपुलेशन का, ठीक है, तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है, डिपेंड करता है। अगर उनको अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना है तो इट इज द पार्ट ऑफ 3/4 पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर ओनली। और एग्रीकल्चर का कंसर्न किसके साथ होता है? रूरल एरिया के साथ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे उसमें से भी जो 1/3 पार्ट है, इतनी पॉपुलेशन का भी जो 1/3 पार्ट है, वो बिल्कुल ही गरीब पोर्शन गिना जाता है, गरीब तबका गिनते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्जेक्ट पॉवर्टी। यानी कि बहुत ही ज्यादा गरीब हैं वो लोग, और इतनी गरीबी होने की वजह से हमें उनको जो है आगे लेके आना है। इकोनॉमी तभी हमारी डेवलप होगी अगर हम पॉवर्टी को एलिवेट कर दें, यहाँ से निकाल दें, रिमूव कर दें। ठीक है, तो इसीलिए जितनी पॉपुलेशन वहां पे रहती है उसमें से भी 1/3 पार्ट क्या है? बहुत ही ज्यादा गरीब है। सो इसी वजह से क्या है कि वाई वी हैव टू सी अ डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। तो यही एक रीजन है कि हम क्यों ढूंढते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए रूरल इंडिया का। ये थी बेटा इसकी इंट्रोडक्शन। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए को रूरल डेवलपमेंट हम क्यों चाहते हैं, तो ये एक पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आगे अगर इस पॉइंट को और डीपली अगर हम पढ़ें कि रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि गांव को अच्छा करना, ठीक है, उसको रूरल डेवलपमेंट कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन बन के आ जाए 3 मार्क्स में, तो उसको कैसे एलेबोरेट करके आप लिख सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करना है, वो हम देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट क्या है? इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, यानी कि बहुत ही कवर करती है बहुत सारे कंसेप्ट को। तो
इसमें कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा सारा कंसेप्ट है ये। इट एसेंशियली फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया दैट आर लॉगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। इसका मतलब कि यहाँ पे हम मेनली किसकी तरफ फोकस करते हैं, ऐसे चीजों की तरफ फोकस करते हैं डेवलपमेंट के करने के लिए कि कुछ ऐसे एरिया जो कि बिल्कुल ही पीछे छूट गए हैं, लैगिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट को लेके जा रहे हैं साथ साथ आगे, तो कुछ एरिया जो कि बिल्कुल ही पीछे छूट चुके हैं, तो उन एरिया को क्या करना है, हमें आगे लेके आना है। ठीक है, इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, ओवरऑल डेवलपमेंट में जो बिल्कुल ही बैक चले गए हैं उनको ग्रो करना, तो इसी को क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आता है कि रूरल डेवलपमेंट जो है उसको कैसे कैसे पॉइंट से हम डेवलप करेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हमने रूरल डेवलपमेंट करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज होना जरूरी है। तो ह्यूमन को कैसे, जैसे रूरल एरिया के अंदर आपको सिर्फ वही सारे पॉइंट रखने हैं जो कि रूरल एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें पूरा रूरल एरिया डेवलप कैसे होगा, उसमें वेरी फर्स्ट आता है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना जरूरी है। जैसे कि हम बोलते हैं लिटरेसी क्रिएट होनी चाहिए, तो लिटरेसी का पोर्शन जो है वो फीमेल लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं रूरल एरिया के अंदर, तो फीमेल लिटरेसी जो है उसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। तो इसी के साथ साथ उनको एजुकेशन देनी है, तभी उनकी स्किल्स क्रिएट करनी है उनमें, तभी वो क्या हो सकेंगे, डेवलप हो सकते हैं। सेकेंडली क्या है, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना है। रूरल पर्सन जो हैं जहाँ पे रहते हैं वो गरीब लोग, तो उनकी हेल्थ को हमने ध्यान में रखना है। हमने वहां पे उनको इस तरीके से करना है कि सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ जो है वो क्रिएट हो सके, यानी कि अच्छा गुड सैनिटेशन उनको प्रोवाइड हो सके, राइट। तो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पहले माइंड में रखना है। सेकेंड क्या है, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, तभी हमारा रूरल जो है वो डेवलप होगा। लैंड रिफॉर्म का टॉपिक हमने कर लिया था बेटे काफी। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि ऑनरशिप जो है वो फार्मर्स को मिल जानी चाहिए, राइट। तो जो जमींदार के पास ऑनरशिप है तो उसकी जगह पे किसको मिल जानी चाहिए, वहां पे फार्मर्स को उनकी ऑनरशिप मिलनी चाहिए। तो इस तरह का कंसेप्ट हम पूरा टॉपिक पे कर चुके हैं, दोबारा नहीं इसको ज्यादा करेंगे। ऑनरशिप शिफ्ट टू फार्मर्स को मिलनी चाहिए, तो इससे वो क्या होंगे, डेवलप होंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। बहुत सारे गांव होते हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे कुछ खास रिसोर्स जो है हमें मिल जाते हैं, ठीक है, और वहां पे उस चीज की ज्यादा यूज भी करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे हाथ से बनाने वाली कुछ चीजें होती हैं, हैंडीक्राफ्ट का सामान है, तो कई जगह के ऊपर ज्यादा अच्छे से अवेलेबल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्टिव, यानी कि जो भी हमें लगता है हमें उस एरिया को, लोकेलिटी को क्या करना है, डेवलप करना है। सो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी। तो हर लोकेलिटी की खास चीजों को हम देखेंगे जो प्रोडक्शन में हमें इंक्रीजमेंट देती है, तो उसको फोकस करना है, उन्हीं रिसोर्सेज को डेवलप करना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो लोग अपना काम धंधा जो है वो कर सकें। तीसरा पॉइंट, फोर्थ क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने डेवलप करना है। इसके अंदर क्या क्या चीज हम क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे अभी भी एरिया ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है, तो इरिगेशन वहां पे फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। इसके साथ साथ क्रेडिट फैसिलिटी भी उनको देना चाहिए ताकि अपना वो कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो इसके अलावा मार्केटिंग फैसिलिटी, यस, तो अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो मार्केटिंग भी उनके पास होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए जहां पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर सके और अच्छा पैसा अर्न कर सके। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उनको मिल जानी चाहिए। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो वहां पे उनको डेवलप करना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वहां पे सड़कें, रोड जो है वो अच्छे करनी चाहिए और उनको फीडर रोड जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। फीडर रोड्स क्या होता है कि जहां पे रोड जो है जुड़ जाती हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया को जोड़ने वाली सड़कों को हम फीडर रोड्स कहते हैं, ताकि वो अपना जो प्रोडक्ट है वो वेरी इजीली जो है अर्बन एरिया के अंदर आके सेल कर सके। तो ये सारा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी।
तो यहाँ पे गरीबी को खत्म करने के लिए हमें स्पेशल जो है वो मेजरमेंट करनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो किस तरह के पॉइंट करने चाहिए ये हम चैप्टर में एक बार कर भी चुके हैं लास्ट में। तो क्या मेजरमेंट करते हैं, गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, तो ताकि उनका जो है इस तरह से मेजरमेंट हमें लेके आने हैं ताकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके, राइट। तो उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिलवाना है ताकि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सके, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके पास आ सके, उनको मिल सके। सो बेटे ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है और साथ में रूरल डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, 5 पॉइंट्स को हम ध्यान में रखेंगे तभी डेवलपमेंट होती है रूरल एरियाज की। तो ऑल दिस मीन्स जितने भी हमने टॉपिक किए हैं उसका मतलब क्या है कि पीपल एंगेज्ड इन फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी, ठीक है, इन रूरल एरिया हैव टू बी प्रोवाइडेड विद वेरियस मीन्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 2 तरह जो भी ऊपर हमने टॉपिक किया है उसमें तो एक हमें फार्मिंग एक्टिविटी नजर आती है और दूसरा क्या दिख रहा है हमें, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो टॉपिक हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर के अंदर करेंगे। फार्मिंग तो आपको पता ही है, नॉन फार्मिंग के अंदर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे इन 2 जगह के ऊपर जो काम करते हैं रूरल एरिया के अंदर लोग, तो उनको हमें क्या प्रोवाइड करना है कि रिसोर्सेज अच्छे से प्रोवाइड करने हैं, रिसोर्सेज उनको इस तरीके से प्रोवाइड करवाने हैं ताकि वो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर सकें, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, राइट बेटे। तो इसी तरह से अलग अलग जो काम में लगे हुए हैं, नॉन फार्मिंग का मतलब होता है कि फार्मिंग के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं काम करने से, अर्निंग की, पैसा कमाने के, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या कर सकते हैं। फिशिंग का काम कर सकता है कोई, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। तो इस तरह के हम पॉइंट्स रीड करेंगे इस चैप्टर में। तो इनको हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, उनको एजुकेशन अगर हम स्किल्स दे सकें, उनकी हेल्थ केयर की तरफ हम अगर ध्यान दे सकें तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा क्या है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको साथ में इन्हीं पॉइंट्स को यहां तक खत्म करना है। ये हमारा पॉइंट कौन सा खत्म होता है बेटे, 5 पॉइंट्स के साथ, कि इस तरह से क्या होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए जो हमने पॉइंट्स किए हैं कि रूरल डेवलपमेंट हो सकती है। नेक्स्ट इन शॉर्ट में हम सिर्फ इतना बताते हैं कि कई बार इसमें शॉर्ट नोट आता है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज ऑन डिक्लाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रेट है जीडीपी का वो डिक्लाइन हो जाता है, क्यों? तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी का हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, बल्कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अभी भी जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ बहुत ज्यादा। The population dependent on this sector did not show any significant change। तो हमें अभी तक जो पॉपुलेशन है वो कम होती नजर नहीं आ रही है, हालांकि जीडीपी वहां से प्रॉपर हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसेप्ट किया था कि जब भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर की तरफ हमारा फोकस ज्यादा जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो डिक्लाइन कर जाता है जीडीपी को लेके। ये हमने किसी न किसी चैप्टर में लास्ट में किया था, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है, लेकिन पॉपुलेशन अभी भी वहीं पे बनी हुई है। तो रीजंस क्या है इसके पीछे कि हमारे वहां पे लोग जो है ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। एक तो रीजन ये है बेटे कि डिक्लाइन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब पब्लिक जो है ध्यान नहीं देती, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कम होती है रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर में, तो इसीलिए वो डिक्लाइन करता है जीडीपी। अनएडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री और द सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है इंडस्ट्रियल्स में या फिर सर्विस सेक्टर में, तो फिर रीजन क्या रह गया कि लोग कहाँ पे रह जाएंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में रह जाएंगे ना। तो यही एक रीजन है साथ में कि क्यों डिपेंडेंट होते हैं, इन सबका ही हम रीजन बता रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है कि लोग वहीं पे रहते हैं। सो नेक्स्ट है इंक्रीजिंग कैजुअलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और सेकेंडली पहले लोगों को रोजगार मिलता था तो लंबे टाइम पीरियड के लिए, यानी कि परमानेंटली भी मिल जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कैजुअल बेसिस के ऊपर लोगों को काम मिलता है, जब काम खत्म हो गया तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर जो इम्पैक्ट है
वो ज़्यादा पड़ता है और जीडीपी क्या होती है, डाउन होती है, लोगों की जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादा नजर आती है। ठीक है, तो आगे आता है, इन्हीं सब पॉइंट्स को देखते हुए, इन सारे टॉपिक को देखते हुए यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो कि रूरल एरिया के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट करने की सोच सामने आती है। तो या तो डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, मार्केट की फैसिलिटी देंगे उनको, ठीक है, एग्रीकल्चर डिवर्सिफिकेशन उनको क्रिएट करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उनको अच्छा कुछ ना कुछ हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पहला हम इसको स्टेप बाय चलते हैं कि किस तरह से रूरल डेवलपमेंट की जा सकती है। उसमें वेरी फर्स्ट होता है क्रेडिट, यानी कि हमें उधार उनको देना है ताकि वो अपना काम कर सके। सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट इन रूरल एरिया, या फिर इसको कह सकते हैं रोल ऑफ क्रेडिट, यानी कि हमारे क्रेडिट का क्या रोल है जब हम लोगों को पैसा देते हैं, क्यों देते हैं, ये भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पॉइंट ये है, इट हेल्प्स टू हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। अगर हम लोन देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी देंगे फार्मर्स को, तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलेगा और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। पहला रीजन कि हमें क्रेडिट क्यों देते हैं फार्मर्स को। सेकंड क्या रीजन है या क्या रोल है क्रेडिट का, तो यहाँ पे जो गैप है, गेस्टेशन बिटवीन द क्रॉप सोइंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ द इनकम आफ्टर प्रोडक्शन इज क्वाइट लॉन्ग, यानी कि जो हम यहाँ पे फसल काटते हैं और फसल नेक्स्ट फसल के टाइम उनको काटने के बाद जो हम बेचते हैं, उसकी अर्निंग का जो टाइम गैप है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत लंबा टाइम पीरियड है। उसको बीज बो के हम अगर फसल तैयार करते हैं ना, तो उसको बेचने के टाइम पे जो हमारी अर्निंग आती है तो वो टाइम पीरियड बहुत गैप है। उसी टाइम बेच के उनको अपने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है फार्मर्स को, तो उनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है सीड्स खरीदने के लिए, उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर उनको अपने जो कुछ ना कुछ फैमिली खर्चे करने पड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, जिसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए क्रेडिट फैसिलिटी जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो बीच में वो गैप है फसल बोने और उसकी इनकम मिलने के बीच में जो गैप नजर आता है, उस टाइम पीरियड के अंदर उनके इन एक्सपेंडिचर्स को वो अपना बियर कर सके, अपने खर्चों को, ठीक है। तो आगे आता है सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या तरीके हैं, सोर्स क्या हैं, अगर हम लोगों को, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हम देते हैं, सोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में हमने देखा था कि जब हमने चैप्टर्स रीड किए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो मनी लैंडर्स जो थे वो लोन प्रोवाइड करते थे लोगों को, ट्रेडर्स देते हैं, लैंडलॉर्ड देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये सारे तरह के सोर्स हमें दिखते हैं, जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिसोर्सेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिसोर्सेज इनको प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को, तो फार्मर्स का बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, ठीक है। क्यों एक्सप्लॉयट करते हैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये फार्मर्स जो होते हैं वो पैसा जो है बोरो करते हैं इन मनी लैंडर से, ट्रेडर से या फिर लैंडलॉर्ड से। तो उनको हाई रेट के ऊपर जो है मनी में पैसा मिलता है, हायर इंटरेस्ट रेट। तो हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो ये लोग जो है वो चार्ज कर लेते हैं पैसा उधार लेने के लिए। तो इस तरह से जो ये मनी लैंडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जो है ना फार्मर्स को फ्री नहीं करते, उनको मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स क्रिएट कर देते हैं और उनको फ्री नहीं हो करने देते अपने लोन से। मैनिपुलेटिंग अकाउंट होता है गड़बड़ी कर देना अकाउंट्स के अंदर, और इसी तरह से क्या होता है कि जो फार्मर्स है वो डेट ट्रैप के अंदर चलता ही जाता है, ठीक है, कर्जे के नीचे दबता ही चला जाता है। तो ये सारा था उस टाइम पीरियड के अंदर। तो बस आपको यहाँ पे ये हम एक हिस्ट्री देख रहे हैं, बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली आपको क्या बताना है कि सोर्स क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जो कि इस तरह से मनी प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो ज्यादा शोषण करते हैं फार्मर्स का। इन सब के बावजूद यहाँ पे 1969 के अंदर, इनको ध्यान में रखते हुए ऊपर इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशन को फोकस करते हुए 1969 में इंडिया ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया था एक सोशल बैंकिंग सिस्टम। इनकी सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी जो थे वो स्टार्ट कर दी, मल्टी एजेंसी अप्रोच, ठीक है।
किस चीज के लिए? टू एडुकेटली मीट द नीड ऑफ द रूरल क्रेडिट, ताकि जो लोगों को पैसा चाहिए उनकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। तो इसी के लिए निवाड़ बैंक को जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। और आपको क्वेश्चन कई बार आ जाए तो कब एस्टेब्लिश किया था? 1982 के अंदर निवाड़ को सेट किया गया था, ठीक है, एज एन एपेक्स बैंक, यानी कि एपेक्स बैंक के तौर पे उसको स्टार्ट किया गया था। एपेक्स बैंक क्या होता है? मेन सेंटर, यानी कि एक ऐसा बॉडी है, ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि सारी चीजों को कंट्रोल कर सकती है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करती है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो वो सारे के सारे बैंक्स, जो सारे इंस्टीट्यूशनल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनकी एक्टिविटीज को क्या करता है? वो कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि इकट्ठा करता है, उनको कंबाइन करता है और उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था मेन एपेक्स बैंक का काम। इसके अलावा जो निवाड़ बैंक था वो क्या कर रहा था? रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला फंक्शन। सेकंड फंक्शन हम लिख सकते हैं कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करता था किसको? इन रूरल एरियाज में, ठीक है। और इसके अलावा ये और क्या काम कर सकता था कि इट टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। यस, तो ये किस चीज में अपना फोकस दिखाता था? इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, कि ताकि लोगों को कहीं पे भी ब्रेक ना लगे, उनके काम में रुकावट ना आए, वेरी इजीली जो है उनको लोन जो है प्रोवाइड होता ही चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से वो काम करता था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी क्या था ये इसका जो रिलेशन था, ये इट मेंटेन द लिएज़न विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक, यानी कि इनका रिलेशन था कि वो कम्युनिकेट करके रखता था बाकी सब उसके साथ भी। फार्मर्स के साथ तो इनका रिलेशन था ही था, लेकिन वो गवर्नमेंट के साथ भी अपना रिलेशन बना के रखता था और रिजर्व बैंक के साथ भी अपना रिलेशन बना के रखता था। तो ये था हमारा क्या? निवाड़ बैंक, ठीक है। तो इसके अलावा क्या आते हैं? ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनल बैंक है जिसको हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम बीच में नीचे नेम मेंशन कर रहे हैं, साथ में आपको निवाड़ का भी एक्सप्लेन करना है। मैंने यहीं पे उसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया। तो इंस्टीट्यूशनल एजेंसी किसको बोलते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल आपने चेकआउट कर लिया, मनी लैंडर, ट्रेडर वगैरह। तो इंस्टीट्यूशनल क्या होते हैं? मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशन भी इसको बोल सकते हैं हम, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, राइट। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, गरीबों को लोन देते हैं ताकि उनकी नीड्स जो है वो पूरी हो सके, ठीक है। उनकी जरूरत पड़ने पर उनको हम प्रोवाइड कर सके, डायरेक्टली उनको लोन दिया जा सके और बहुत लो रेट के ऊपर। तो इसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक्स। ये रीजनल रूरल बैंक्स क्या करते हैं? ये भी रूरल एरिया को क्या देते हैं? लोन प्रोवाइड करते हैं, रूरल एरिया के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं ना, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो उस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को भी क्या करते हैं? लोन्स देते हैं। जो वीकर सेक्शन है, बहुत वीक है, तो उस वीकर सेक्शन को भी ये आसानी से लोन प्रोवाइड करते हैं लो रेट इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि काम करती हैं किस तरह का? लोन प्रोवाइड करने का। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट बैंक है। तो इन सभी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, और साथ में क्या हम जोड़ेंगे? निवाड़ को भी। तो ये सारे क्या है? हमारे पास इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो कि लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आपको इनको सबको अलग अलग जहां पे याद करने की, उनके डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सबकी कॉमन ही फंक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट। आप थोड़ा बहुत उसमें वर्डिंग को चेंज करके इसमें यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सबका मेन फोकस क्या था? रूरल डेवलपमेंट करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, जो लैंडलेस पर्सन हैं उनको देना, ठीक है। तो एक इनके साथ साथ जो है ओपन होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमें अकेला टॉपिक आ जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। ये क्या करता है? इट कवर द लिमिटेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। अगर हमें लगता है कि यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं कोई कमी है, वो प्रॉपर जो है पैसा नहीं दे पाते हैं फार्मर्स को, तो वो कमी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कवर कर लेता है, ठीक है। बिकॉज फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम जो है इज नॉट एडिक्यूट। व्हाट इज फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम? जितने भी इंस्टीट्यूट हमें यहाँ पे ऊपर नेम लिखे हैं, उन सबके द्वारा जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है उसको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। अगर एक नंबर में आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के द्वारा जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, राइट। यहाँ पे
जब ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रॉपर जो है वो फंड नहीं दे पाते, गरीबों को क्रेडिट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं दे पाते, तो इज नॉट एडुकेट, तो उस केस में क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काम करता है। ये एडुकेट फैसिलिटी क्यों नहीं दे पाते, उसका रीजन है कि फार्मर्स को जब लोन लेना होता है तो फार्मर्स को क्या बोला जाता है कि आप अपनी कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी जो है वो जमा करवाएं। ठीक है, ये आपने रीड किया होगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ रखने को कहते हैं, कुछ गिरवी रखने को बोला जाता है। तो फार्मर्स के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है लोन लेने के लिए कि उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी जो है वो जमा करवा सके। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मकान के कागजात नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉपर नहीं है जो कि वो आसानी से जो है लोन ले सके। तो वहां पे उनको दिक्कत आती है फार्मर्स को लोन लेने के लिए। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है, इट प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शन बाय द मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर्स। तो कुछ पर्सन जो है वो इसके हेल्प ग्रुप के मेंबर्स बनते हैं पहले तो वो जितने भी मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर्स को क्या करता है, प्रमोट करता है ताकि वो थोड़ी थोड़ी सेविंग करें। थ्रिफ्ट का मतलब होता है सेविंग। ठीक है, स्मॉल प्रोपोर्शंस में वो सेविंग करें, अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन दें। कहाँ पे, इस ग्रुप के अंदर। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं और यहाँ पे अपना पैसा जो है वो जमा करते हैं। तो उसके बाद क्या किया जाता है, क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। किसको क्रेडिट दिया जाता है, जो कि नीडी पर्सन है, बहुत ही ज्यादा, इन्हीं मेंबर में से कोई ऐसा पर्सन जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है फाइनेंस की, तो वो नीडी पर्सन कहलाता है, नीडी मेंबर कहलाता है। तो उसको पेमेंट जो है वो दे दी जाती है उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो पैसा जमा किया उसमें से। ठीक है, और उसको जो रेट है इंटरेस्ट, वो भी बहुत लो रेट के ऊपर, लो इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हैवी इंटरेस्ट उसे चार्ज किया जाएगा, बहुत लो इंटरेस्ट जो है वो रेट उसे चार्ज किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट भी, इसको हमने डिटेल में पहले पढ़ भी चुकी हैं, तो गवर्नमेंट यानी कि बैंक्स जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस हेल्प ग्रुप को पैसा दे देते हैं, तो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वही लोन जो इन बैंकों ने इस ग्रुप को दिया है, वो लोन भी इन मेंबर्स के लिए हेल्पफुल होता है। तो उनको आगे क्या नीडी पर्सन को वो लोन दे सकते हैं वहां से भी। तो मार्च एंड 2003 में अगर हम इस ग्रुप की बात करें, मोर देन 7 लाख SHGs, यानी कि 7 लाख से भी ज्यादा जो है हैड रिपोर्टेडली बीन क्रेडिट लिंक। तो उनका लिंक जो था वो गवर्नमेंट के साथ, बैंक्स के साथ जुड़ गया था। अभी हमने क्या बात करी थी कि बैंक क्या करते हैं, स्मॉल हेल्प ग्रुप को क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से 7 लाख जो हमारे इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो उनका लिंक जो था वो बैंकों के साथ जुड़ गया ताकि उनको क्रेडिट मिल सके। और इसी तरह से ये बहुत हेल्पफुल हो गए। इनकी हमने बात करी थी कि ऊपर जो है कुछ बैंक्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशन बैंक, वो लिमिटेशन है कि वो अच्छी तरह से लोन नहीं देते। तो यहाँ पे तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करवाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इन ग्रुप से भी जो है नीडी पर्संस, फार्मर्स क्या लेते हैं, लोन ले सकते हैं। तो सच क्रेडिट प्रोविजंस आर जनरली रेफर टू अ माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो इसी तरह से हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ये प्रोविजन जो रखी गई है कि यहाँ से लोग जो है लोन ले सकते हैं, इसी को हम जो बैंक के साथ जो लिंक भी इसका बन गया है, इसी को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपको आ जाए कि माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम किसको बोला जाता है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का लिंक बैंक के साथ जुड़ जाता है और बैंक इनको लोन देता है ताकि वो आगे नीडी पर्सन्स को लोन प्रोवाइड कर सके। तो इसी प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, ये था हमारा पूरा टॉपिक इस चीज का, क्रेडिट का। तो इसके एक क्रिटिकल अप्रेजल हम थोड़ा सा करेंगे, वो हम पोर्शन बुक में से करेंगे। सो टॉपिक का नेम क्या है, रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल, यानी कि क्रिटिकल के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, बाद में हम उसका सॉल्यूशन बताते हैं। वही यहाँ पे हम करेंगे कि क्रिटिकल के अंदर पहले पॉजिटिव बात बताएंगे क्रेडिट प्रोवाइड करने की। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द रूरल फार्म। तो रूरल फार्म्स के ऊपर या फिर नॉन फार्म के ऊपर, दोनों के ऊपर क्रेडिट का बहुत अच्छा असर पड़ा है। उससे इनकम भी बढ़ी है और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई है। ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा है कि इट हेल्प्स द फार्मर्स टू अवेल सर्विस एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एंड वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स। यानी कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की बात करें तो क्रेडिट का इतना बेनिफिट हुआ कि लोगों को क्या हो गया कि इजिली सर्विस मिलने लगी है, उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है और वैरायटी ऑफ लोन्स उनको मिलने लगे हैं, अलग अलग तरह के। जिस चीज के लिए भी उनको लोन चाहिए तो वो अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोडक्शन नीड्स उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो
पहले तो पास्ट के अंदर फेमाइन चलता था, बहुत ही ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो हमारा जो देश है वो फूड सिक्योरिटी के अंदर गिना जाता है। तो फूड सिक्योरिटी इतने मतलब है अच्छा कि विच इज रिफ्लेक्टेड इन द अबैंडेंट वाटर बफर स्टॉक। तो यहाँ पे हमारे पास अब ज्यादा ग्रेन्स जो है वो है, हम एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं कि जब भी जरूरत होगा तो इकोनॉमी के अंदर वहां से स्टॉक निकाल के हम लोगों को दे सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें नजर आए थे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने की। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इन चीजों के, अगर हम क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं तो पहला तो ये कि विद द पॉसिबल एक्सेप्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, सिर्फ कमर्शियल बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी हमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नजर आए थे, यहाँ पे हमने 2-4 बैंक्स के नेम भी किए थे। किस तरह के बैंक के नेम किए थे हम, रूरल बैंक हो गया, तो इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस और किए थे हमने, लैंड डेवलपमेंट बैंक वगैरह। तो वो सारे इंस्टीट्यूशन क्या है, हैव फेल्ड टू डेवलप अ कल्चर ऑफ द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। तो वो क्रेडिट जो हम डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है उसको प्रॉपर नहीं निभा पाई, उसमें फेल हो गई। तो ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लैंडिंग टू वर्थ वाइल बोरोर्स। एक तो जिन लोगों को जरूरत है, वर्थ वाइल मतलब जो नीडी है बोरो करने के लिए, तो उन्हीं को जो है वो उधार देना चाहिए, एंड इफेक्टिव लोन रिकवरी, और इस तरीके से उनसे लोन वापस भी लेना चाहिए। ये 2 काम जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन को करने पड़ते हैं, बट कमर्शियल बैंक इस चीज को अच्छे से कर रहा है। बाकी अदर बैंक जो है दे आर फेल टू डेवलप दिस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इस तरीके के काम को करने में फेल हो गए हैं। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट था पहला। दूसरा क्या इम्पैक्ट था, नेगेटिव क्या था हमारा, एग्रीकल्चर लोन डिफॉल्ट रेट्स हैव बीन क्रॉनिकली हाई। यानी कि डिफॉल्ट रेट का मतलब कि जो लोग लोन लेके जाते थे तो वो वेरी इजीली जो थे लोन रिटर्न ही नहीं करते हैं बैंक को, ठीक है। तो बैंकों को लोन क्यों नहीं देते, वाई फार्मर्स फेल टू पे बैक लोन, वो क्यों नहीं पे कर पाते लोन्स को, तो वो इसका रीजन ये है कि उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनके लोन माफ कर दे, उनकी गरीबी को देखते हुए हो सकता है उनको लोन ना देना पड़े, उनको माफ कर दिया जाए। तो वो इसी वेट में रहते हैं जिसकी वजह से वो लोन रिपे ही नहीं करते। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया कि हम लोन देते हैं और हमें वापस नहीं मिलता, ठीक है। उसके अलावा क्या है, सो इट इज एलाइज दैट द फार्मर्स आर डेलिबरेटली रिफ्यूजिंग टू पे बैक लोन। तो यानी कि वो जल्दी जल्दी थोड़ा इस चीज को रिफ्यूज करते हैं लोन को वापस करने के लिए। तो व्हाट कुड बी द रीजन, तो रीजन हमने अभी जो किया है वो इसका रीजन है। तो आगे आता है इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें करना चाहिए एक्सपेंशन एंड द प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम हैज टेकन अ बैक सीट आफ्टर रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स के बाद भी हमें जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंड करने, प्रमोशन करने की जरूरत है। पहला क्या है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ ऐसे हालात बनाने चाहिए जिसके साथ बैंक को ये करना चाहिए कि बैंक नीड टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर ऑफ टू बिल्डिंग अप द रिलेशनशिप। यानी कि उसको बैंक को ये चाहिए कि वो एज ए लेंडर बन के ना रहे, यानी कि उसको सिर्फ लोन देना है इस तरह के लेंडर बन के ना रहे, बल्कि उसको इस चीज में अलग कर देना चाहिए, बिल्डअप कर देना चाहिए, अपनी इमेज को रिलेशनशिप में शिफ्ट कर देना चाहिए बैंकिंग का, किसके साथ, बोरोर के साथ, ताकि वो डीलिंग अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वेरी इजिली फार्मर्स क्या करेंगे, लोन को रिपे करेंगे, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। सेकेंड था इंकलकेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। तो लोगों के अंदर एक हैबिट डालनी चाहिए थ्रिफ्ट करने की, सेविंग करने की हैबिट उनको डालनी चाहिए। एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज नीड टू इनहांस अमंग द फार्मर्स टू, ताकि वही अपने फाइनेंस को एक अच्छे कामों पे लगाएं, उनको वेस्ट करने की जगह पे सिर्फ कंजम्पशन के लिए खर्च ना करें, उनको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्टिव कामों के लिए उनको पैसे को यूज करें, ठीक है बेटे। तो ये था इनका क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल जब भी वर्ड आता है आप उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताओगे, फिर उसका नेगेटिव, उसके बाद उनका जो भी मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो यहां तक हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।